हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजी कैम। तो कल मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। आज उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा जेईई मेंस 2017 में आया हुआ है। तो हम लोग किस तरीके से, देखो आज जो भी न्यूमेरिकल मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा हूँ उसके लिए हमें पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम माइंड में कैलकुलेट करके उसका आंसर बताएंगे। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 4 रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है एलिमेंट्स की। पूछा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप लोग खुद माइंड में क्वेश्चन को एक बार स्टॉप करके, वीडियो को एक बार स्टॉप करके खुद माइंड में आंसर फ्रेम कीजिए। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है, मैंने आपको बताया है रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल इन चारों में सबसे कम होगा उसका ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होगा। खुद से क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, अपने अंदर क्वेश्चन पूछिए, तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो इनमें से चारों में से देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा कम है। ठीक है, कम है क्योंकि ऑक्सीडेशन फेवर कर रहा है। तो इन चारों में से देखो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारा इस क्रोमियम 3+ और क्रोमियम का है। ठीक है, ये जब रिडक्शन हो रहा है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। मतलब ये तो पता चल गया हमारा क्रोमियम ही आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। क्वेश्चन में 2 क्रोमियम दिए हुए हैं, एक क्रोमियम है, एक क्रोमियम 3+ है। बच्चे यहीं पे गलत करके आते हैं। अब तुम देखो कौन सा आंसर हमारा होगा इनमें से। तो तुम देखो, एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये ऑलरेडी देखो क्रोमियम 3+ ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्रोमियम 3+ बनाया है। क्रोमियम जब 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्रोमियम 3+ बनेगा। ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा। तो आंसर हमारा क्रोमियम होगा। और एक कंसेप्ट बताता हूं समझने के लिए। देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है, मतलब ये तुम्हारा क्रोमियम 3+ रिड्यूस होके क्रोमियम में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्रोमियम का जब ऑक्सीडेशन होगा तब तो वो क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट हमारा कौन सा होगा, क्रोमियम होगा, क्रोमियम होगा आंसर। ठीक है, तो ये आंसर होगा क्रोमियम। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी क्वेश्चन पे क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन रिपीट हुआ था जेईई मेंस 2013 में। पहले जेईई मेंस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, उसका फिर रिपीट हुआ 2017 में। देखो सेम क्वेश्चन में 4 डेटा गिवन थे, ये वैल्यू गिवन थी। आपसे पूछ लिया था स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए खुद क्वेश्चन कीजिए। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, मतलब खुद का रिडक्शन होगा। खुद का रिडक्शन मतलब जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगी वो हमारा रिडक्शन करेगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल इसमें से किसकी ज्यादा है, तो देखो 1.51 की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब इसका तो रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब MnO4- और Mn2+ में एक आंसर होगा हमारा इन दोनों में। अब इन दोनों में कौन सा होगा वो देखिए। खुद का रिडक्शन होगा, दूसरे का ऑक्सीडाइज कराएगा। तो खुद का रिडक्शन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग निकाल लीजिए, आता ही होगा निकालने। x ले लो, इसका 4 to the -8 = -1, तो x = +7 हो जाएगा। मतलब +7 से +2 हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो MnO4 हमारा आंसर होगा। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जाए तो ऑक्सीडेशन वाले को करना है, इसका ऑक्सीडेशन होगा क्रोमियम का, क्रोमियम 3+ का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होके ये 3+ में कन्वर्ट हुआ। वैसे ही यहाँ पे रिडक्शन होगा तो Mn+7 का रिडक्शन होके Mn+2 में कन्वर्ट हुआ है। तो आंसर हमारा MnO4- होगा। ये 2013 और 2017 का क्वेश्चन हमने कर लिया। एक क्वेश्चन 2012 में पूछा था, IIT का ही है। 2012 में क्वेश्चन पूछा था, 3 गिवन डेटा दिए हुए थे, पूछा था कि ये रिएक्शन दिया था और पूछा था x और y की हमें एलिमेंट बताना था, रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा तो x y की वैल्यू पूछा था। तो तुम खुद देखो, यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मतलब होता है जो खुद पे खुद हो, करवाने की जरूरत ना पड़े। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप जो रिएक्शन हो।
तो इनमें से देखो मैंने आपको बताया था इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और y का हमारा रिडक्शन हो रहा है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताता हूं कि जब इसकी सॉल्यूशन आप कहीं पे देखोगे तो वहां कैलकुलेशन किया गया है, ई सेल की वैल्यू निकाली गई है, और अगर ई सेल अगर हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बोल देते हैं। ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बट हम यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाएंगे, हम अपने माइंड से इसको सॉल्व करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो तुम देखो इसका रिडक्शन हो रहा है y का, इसका मतलब y का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल उसकी ज्यादा है। y का जब रिडक्शन पोटेंशियल होगा इसका मतलब y की रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। इनमें से देखो किसकी रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो तुम देखोगे कि निकल की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। तो सपोज करो इसको हम लोग y मान लेते हैं, इसको y मान लो। अब तुम देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है x का ऑक्सीडेशन, मतलब जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होगी x की वो y से तो कम ही होगी ना, तभी तो ये रिडक्शन करवाएगा और ये ऑक्सीडेशन कराएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल देखो इसके बाद किसकी कम है वो देखना। तो तुम्हारा ये सबसे ज्यादा है, फिर ये ज्यादा है और फिर ये ज्यादा है, मतलब तुम्हारा ये हो सकता है कि x हमारा हो सकता है आयरन भी हो सकता है और जिंक भी हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन अगर होगा, y अगर निकल होगा और x हमारा आयरन और जिंक होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। ऑप्शन में देखो क्या है, y तो निकल है यहाँ पे और x हमारा Zn है, तो ये आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। पॉसिबिलिटी और चेक कर लेते हैं, ऐसे अगर तुम्हारा मिल गया आंसर तो ये तीनों में तो एक भी करेक्ट नहीं होगा, तब भी मैं तुम लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पे, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर सपोज करो तुम्हारा निकेल के साथ किसका कॉम्बिनेशन है, आयरन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, y हमारा निकेल है तो जिंक होगा x। ये फ्रेम ये अगर ऑप्शन में दिया रहता आयरन जिंक x तो दोनों करेक्ट होते, ठीक है। अगर तुम एक चीज और देखो, अगर y को सपोज करो हम लोग मान लेते हैं, y को सपोज करो आयरन मान लेते हैं, अगर y अगर हमारा आयरन हो, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है इसके बाद, तो तुम्हारा x क्या होगा, x तो तुम्हारा जिंक होगा, क्योंकि x तुम्हारा निकेल नहीं हो सकता है क्योंकि इसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो x तुम्हारा जिंक होगा। तो अगर ये कंडीशन दी हुई है तब भी रिएक्शन तुम्हारा स्पॉन्टेनियस है। देखो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी एक ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया, अगर y तुम्हारा आयरन है तो यहाँ x इक्वल टू निकल दिया हुआ है, अगर y आयरन और x अगर जिंक दिया रहता तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा करेक्ट होता। तो हम ये फोर्थ ऑप्शन को टिक करके आएंगे। अगर तुम्हें कैलकुलेशन पार्ट में जाना है तो ई सेल की वैल्यू निकालना, ई सेल अगर पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होगा, बट कैलकुलेशन से हम लोग बचेंगे, देखो कोई भी एंट्रेंस क्लियर करने के पीछे तीन चीज का होना बहुत जरूरी है साथ में। चलो बात चल रही है तो मैं बता देता हूँ कि तीन चीजों की जरूरत पड़ती है आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर को क्लियर करने के लिए, बहुत जरूरी है। चलो बताता हूं, तीन चीज की बहुत जरूरत है। पहला तो आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अगर नॉलेज नहीं होगा तो एंट्रेंस क्लियर नहीं होगा। दूसरा पॉइंट आता है लक का होना भी बहुत जरूरी है, और तीसरा पॉइंट है जुगाड़। अगर जुगाड़ नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। क्वेश्चन अगर जितना अपने जुगाड़ से सॉल्व होता है उतना करना, नॉलेज जो कि बहुत जरूरी है, लक और जुगाड़, ये तीन चीज अगर आपके पास है तो कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर आपके लिए टफ नहीं होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करना, जितना अपना कंसेप्चुअल माइंड लगा सको क्वेश्चन को उतने अच्छे से सॉल्व करना, अपने माइंड से सॉल्व करना, कैलकुलेशन पार्ट से बचना, क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत गलती हो गई। अगर ई सेल तुम निकालोगे तो सबका ट्राई करोगे, फिर सबका कॉम्बिनेशन बनाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए सिंपल कंसेप्ट से बढ़ो, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो जैसे जैसे कंसेप्ट बताऊंगा उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में करवाऊंगा, इक्विलिब्रियम में भी मैंने करवाए हैं, जाके वहां पे देख सकते हो। अभी जो बच्चे 11th में होंगे वो लोग इक्विलिब्रियम जरूर देखना, और जो 12th में है अभी वो जब जेई का पेपर देने जाएंगे उसके 1-2 महीने पहले मेरा वीडियो जरूर देख के जाना। मैं जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसके सारे कंसेप्ट में दूंगा, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके चेक कर सकते हो। जिनको नहीं पता है प्लेलिस्ट होती है यूट्यूब पे, वहां पे जाके देखो तो वहां मैंने चैप्टर वाइज पूरा करवाया हुआ है, एक साथ आपको वीडियो मिलेंगे मेरे। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल। चलो 1 मिनट देख लेता हूँ वीडियो फ्रेम हो रहा है कि नहीं।
फ्रेम हो रहा है। चलो कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ेंगे आज हम लोग। वैसे तो कॉन्सेंट्रेशन सेल अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर आप केमिस्ट्री लेके अगर आगे बढ़ते हो, अगर केमिस्ट्री लेके अगर आप लोग आगे बढ़ोगे, कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है, वैसे तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल बहुत बड़ा टॉपिक है। केमिस्ट्री लेके अगर आगे बढ़ोगे तो इसमें बहुत आता है, बहुत सारे टर्म्स आते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन सेल, फिर उसका भी तुम्हें बहुत सारा डेरिवेशन वगैरह पढ़ना है। बट यहाँ पे जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए बता रहा हूँ, अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगा जिससे आपका पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन सेल पढ़ने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें क्या होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोड्स हमारे होते हैं ना, एनोड और कैथोड, वो सेम मेटल के होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल में हमने पढ़ा था कि हमारा जो इलेक्ट्रोड्स होता है वो हमारा डिफरेंट होता है, उसमें इलेक्ट्रोड कैथोड हमारा सेम होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड कैथोड हमारा सेम होगा, सेम मेटल का होगा। ये सब देखो जानकारी है, ये सब ब्रीफ में मैं दे रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। अगर एनोड और कैथोड अगर डिफरेंट होता है, ये पहचानने का तरीका है कि कौन सी सेल गिवन है। अगर तुम्हारा एनोड कैथोड डिफरेंट है तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा, गैल्वेनिक सेल होगा। बट अगर इलेक्ट्रोड्स हमारे सेम है तो वो एनोड कैथोड अगर सेम है तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन सेल होगा। इसमें होता क्या है, सपोज करो एक बीकर हम लोग लेते हैं, ठीक है, एक बीकर लेते हैं, यहाँ पे पोरस बैरियर देते हैं, यहाँ सॉल्ट ब्रिज की जगह पे हम लोग पोरस बैरियर लेते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा बात किया था इसके बारे में, ज्यादा नहीं बताया था। पोरस बैरियर लेते हैं ताकि हमारा इंटरमिक्सिंग ना हो पाए, इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे इंटरमिक्सिंग ना हो पाए, इसीलिए लेते हैं। दो रॉड लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे तुम कॉपर का रॉड ले रहे हो तो यहाँ पर भी कॉपर का रॉड लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। कॉपर का रॉड लेंगे, कनेक्शन करते हैं, ये हमारा नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक उसी तरीके से कनेक्शन कर देते हैं। वोल्टमीटर लगा दो, इस तरीके से कनेक्शन कर दो, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो क्या लोगे, 1 मोलर अगर मान लो तुम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले रहे हो तो यहाँ पर भी तुम्हें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लोगे पर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का लोगे। सपोज करो यहाँ पे 0.01 मोलर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सेटअप तैयार हो जाता है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो केमिकल रिएक्शन के कारण नहीं होता जनरेट, यहाँ पे होता है जनरेट तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है यहाँ पे वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण जनरेट होता है। देखो कॉन्सेंट्रेशन हमारी अलग है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होने के कारण हो रहा है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस का जनरेशन हो रहा है। यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास होता है फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, इसीलिए ईएमएफ का जनरेशन होता है यहाँ पे। ये बात हो गई। अब दूसरी बात ये आती है कि इसकी हम लोग नर्व्स इक्वेशन किस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो ई नॉट सेल होता है वो 0 होता है, क्योंकि देखो सेम मेटल है, ई कैथोड माइनस ई एनोड करेंगे हम लोग, ई कैथोड ई नॉट कैथोड माइनस ई एनोड जब करेंगे, सेम मेटल है तो कैंसिल आउट कर देगा, कैंसिल आउट करके 0 होगा। तो क्वेश्चन में कई बार पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिटिव पेपर में रहता है, फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल ई नॉट सेल 0, ई सेल इक्वल्स टू 0, इस तरीके का ऑप्शन बनता है। तो तुम ध्यान रखना ई नॉट सेल 0 होता है, ना कि ई सेल 0 होता है, ई नॉट सेल 0 होता है, स्टार मार्क देके बता रहा हूँ, ई नॉट सेल 0, ठीक है। तो नर्व्स इक्वेशन चलो इसके लिए लिखते हैं, इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। सेल रिप्रेजेंट, अच्छा इसमें एक चीज और है कि कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा। कैथोड एनोड को कैसे पहचानेंगे, तो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन वाला 1 मोलर हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन वाले को हम लोग कैथोड मान लेते हैं, वो भी बता रहा हूं क्यों। हाइयर कॉन्सेंट्रेशन वाले को कैथोड मान लेना और लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले को कैथोड एनोड मान लेते हैं। लोअर जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम लोग एनोड मानते हैं। इसका रीजन भी बताता हूं थोड़ी देर बाद। अब हम लोग नर्व्स इक्वेशन लिखते हैं, पहले इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो पहले हम लोग एनोड वाला पार्ट लिखेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन कैसे होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉपर 2 से कॉपर 2 प्लस बनेगा, कॉपर 2 से कॉपर सॉलिड फेज में है, कॉपर 2 प्लस बनेगा। इसका देखो कंसंट्रेशन लिखना कितना है 0.01
सॉल्ट ब्रिज लगा देना, फिर हम लोग रिडक्शन वाला फॉर्म लिखेंगे, कॉपर 2+ से इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दी हुई है, कॉपर बनेगा, ठीक है, कॉपर बनेगा, इसको सॉलिड फेज में होते हैं। ये हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन होता है। चलो इसका नर्व्स इक्वेशन लिखते हैं। इसका जब नर्व्स इक्वेशन लिखेंगे तो ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल जो कि 0 है, लिख रहा हूं पहले, बाद में हटाऊंगा, बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ही लिख रहा हूं, 1 मोलर ऊपर आएगी, 1 मोलर बाई 0.01, ठीक है। देखो ई सेल, ई नॉट सेल तो 0 हो गया, ई नॉट सेल तो 0 हो गया, तो ई सेल तुम लिख सकते हो 0.059 बाई 0.059 बाई एन लॉग 1 मोलर बाई 0.01 मोलर, ठीक है। तुम इस तरीके से लिख सकते हो। तो तुम ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया है कि कैथोड वाला हमारा जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला होगा वो कैथोड होगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि अगर ये हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला अगर कैथोड नहीं होगा तो ई सेल हमारा नेगेटिव आ जाएगा, और ई सेल अगर हमारा नेगेटिव आ गया तो हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब तुम्हारा ई सेल पॉजिटिव आए, और तुम्हारा उसके लिए अगर मान लो सपोज करो इसको C2 मान लेते हैं, इसको C1 मान लेते हैं। फॉर ई सेल टू बी पॉजिटिव C2 ऑलवेज ग्रेटर देन C1, इसीलिए हम लोग कैथोड को हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले को कैथोड मान रहे हैं और लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाले को एनोड मान रहे हैं। देखो बहुत ब्रीफ में मैंने बताया है, कॉन्सेंट्रेशन सेल अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो जितना ब्रीफ में मैं बता सकता हूँ उतना मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। अगर आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो इसका पूरा कंसेप्ट बदल जाता है, बट आपके लिए अभी इतना ही काफी है, इसका पूरा कंसेप्ट बदल जाएगा। फिर मुझे मत बोलना कि आपने ऐसे पढ़ाया था, अभी तक 12th लेवल तक यहाँ तक सही है, आप आगे जाओगे तो इसका कंसेप्ट चेंज होगा, बट अभी आप इतना जान के रखो। ये इक्वेशन है ई नॉट सेल 0 होगा, ठीक है, इतना कंसेप्ट पढ़ लिया हमने। एक लास्ट टॉपिक आज का देखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई सेल का क्या रिलेशन है, ई नॉट सेल का। बच्चे कमेंट्स करते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के कि वो लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ेगा वही कमेंट करेगा, और जो देख ही नहीं रहा वीडियो वो क्या कमेंट करेगा। तो डाउट्स आने अच्छी बात है, इंडिकेशन है कि आप लोग पढ़ रहे हो। एक बार देखता हूँ वीडियो फ्रेम हो रहा है कि नहीं। चलो एक रिलेशन देखते हैं कि हमारा ई सेल और नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नस्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या रिलेशन, देखो मैंने बताया था कि सपोज करो एनोड है हमारा, कॉन्सेंट्रेशन सेल से बाहर आ जाना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन सेल को वहीं पे भूल जाओ। ये हमारा एनोड होता है, ये हमारा कैथोड होता है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, कैटायन इलेक्ट्रॉन लेके, कैटायंस इलेक्ट्रॉन को लेके रिड्यूस होता है, यहाँ पे क्या निकलते हैं, कैटायंस निकलते हैं। सपोज करो ये जिंक है तो जिंक Zn+2 देगा, यहाँ से Cu+2 रिड्यूस होके कॉपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो एक टाइम आता है, देखो कोई भी गैल्वेनिक सेल मान लो, तो कोई भी भाई कोई तो अमर फल खा के आया नहीं है। गैल्वेनिक सेल का भी तो क्या लाइफ टाइम तो बहुत कम होता है, कितना होगा, एक टाइम बाद तो वो खत्म होगा ही, सबकी एक्सपायरी होती है, ठीक है, सबकी एक्सपायरी होती है। गैल्वेनिक सेल भी खत्म होता है धीरे धीरे, तो वो कैसे खत्म होता है वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। तो देखो गैल्वेनिक सेल क्या होता है, यहाँ पे कैटायंस जो होते हैं वो यहाँ पे रिड्यूस होते हैं और यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो एक टाइम आता है जब यहाँ पे कैटायंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगती है, यहाँ पे कैटायंस की कॉन्सेंट्रेशन हाई होने लगती है, ठीक है। तो तुम देखना इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो ज्यादा होता है, इसका कम होता है। बट क्या होता है, जैसे जैसे यहाँ पे कैटायन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगती है, ई एनोड भी हमारा बढ़ने लगता है, ई एनोड भी हमारा बढ़ने लगता है, और बढ़ के एक टाइम ऐसा आता है जब वो ई कैथोड के बराबर हो जाता है, ठीक है। ई एनोड इक्वल्स टू ई कैथोड हो जाता है, एक टाइम आता है जब हमारा एनोड और कैथोड की पोटेंशियल बराबर हो जाती है, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है।
रिएक्शन तो स्टॉप हो ही जाएगा ना, जब तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस ही क्रिएट नहीं होगा तो रिएक्शन को तो स्टॉप होना ही नहीं है। तो ये बात आती है। तो यहाँ पे हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम का एस्टेब्लिश हो गया है, रिएक्शन हमारा स्टॉप हो गया है, ठीक है। तो रिएक्शन तो उसकी एक इक्वेशन लिखता हूं, देखो इक्वेशन के थ्रू समझा रहा हूं, ज्यादा क्लियर होगा। ये इक्वेशन होगी, मतलब रिएक्शन तुम्हारा इक्विलिब्रियम को अटेंड हो चुका है, रिएक्शन स्टॉप हो चुका है, ठीक है। बात समझने की कोशिश करना। तो तुम यहाँ पे देखो, पहली बात ये है कि इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना, ई नॉट सेल 0 नहीं होता है, ई नॉट सेल 0 नहीं होता है। यहाँ पे ई सेल 0 होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन वाला 0 नहीं होता। कॉन्सेंट्रेशन सेल में ये 0 हो जाता है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल की बात कर रहा हूं, ई नॉट सेल कभी भी 0 नहीं होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, ठीक है। बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, वो लोग गलत पढ़ लेते हैं, गलत टिक करके आ जाते हैं। इसीलिए बार बार जहां पे देखो, मैं बार बार एक बात इसीलिए बोलता हूं ताकि आपके माइंड में वो घर कर जाए बात, ठीक है। तो ई सेल 0 होता है यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे। अब देखो इसकी नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, पहले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब तुम लिखोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो ये होगा ना, ये होगा कि नहीं बताओ, ये होगा कि नहीं, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी मान लेते हैं, इक्विलिब्रियम का भी वही फंडा है, सॉलिड की कंसंट्रेशन को यहाँ पे नहीं लेते हैं, के की वैल्यू ये हो जाएगी। अगर जो नहीं इक्विलिब्रियम पे कंसेप्ट क्लियर कर पाए हैं वो जाके वीडियो जरूर देखें, लिंक तो प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। तो ये बात होती है। नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन इसकी जब तुम लिखोगे, कहाँ लिखूं मैं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल, यहाँ माइनस देता हूँ, ठीक है। माइनस जब दूंगा तो ये वाला टर्म लिखना पड़ेगा, पहले बताया था कल। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 0.059 बाई एन लॉग Zn2 प्लस और तुम्हारा क्या Cu2 प्लस। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी मान के चलेंगे। ई सेल 0 हो जाएगा, ई सेल को 0 पुट कर दो भैया, ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस, ठीक है। इसको इक्वेशन को इधर लेके जाओ, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन हमारी ये बनेगी, फाइनल इक्वेशन ये बनेगी। और तुम इस टर्म की जगह तुम k पुट कर सकते हो, देखो k की वैल्यू ये है तो तुम k पुट कर दो वहां पे। E नॉट सेल इक्वल्स टू 0.059 बाई n log Kc। Kc कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, Kp पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम पे बता चुका हूँ। तो ये फाइनल इक्वेशन आती है, नेक्स्ट इक्वेशन पे E नॉट सेल और Kc को रिलेट करती है। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है Kc का यहाँ पे, तो इधर स्टार मार देके लिख रहा हूँ, सिग्निफिकेंस लिख लो, जानना जरूरी है हर कंसेप्ट। सिग्निफिकेंस देखो क्या होता है, K से हमें क्या पता चलता है, जब मैंने आपको इक्विलिब्रियम बताया था तो मैंने बताया था K से हमें पता चलता है कि हमारा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कितना हो रहा है, कितना रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को टेंड कर रहा है, वो पता चलता है K से। तो हमारा वही पता चलता है एक्सटेंट ऑफ सेल रिएक्शन, कितना हमारा एक्सटेंट ऑफ सेल रिएक्शन, कितना सेल रिएक्शन हमारा प्रोसीड हो रहा है, वो हमें पता चलता है Kc से। अगर E नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है तो तुम Kc निकाल सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा कि हमारा रिएक्शन कितने देर का लाइफ टाइम है, समझ लो। एक्सटेंट ऑफ सेल रिएक्शन मतलब कितना वो आगे बढ़ेगा। इक्विलिब्रियम पे मैंने एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बताया है, आप लोग जाके अच्छे से डिटेल पे देख लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करना चाहूंगा, अगले बार मैं इस कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। देखो मैं बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, ये मैं जेईई मेंस के न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को। एनसीईआरटी उठाओ, एनसीईआरटी की किताब उठाओ और उसके जितने भी एग्जाम्पल्स है वो करना पहले स्टार्ट करो। देखो यही ट्रिक होता है, यही स्ट्रेटेजी होती है कोई भी पेपर को, कोई भी बोर्ड या कोई भी एग्जाम को क्लियर करने का, अच्छा स्कोर करने का। देखो तुम्हें सब कुछ आता है तो तुम डायरेक्ट तुम एक्सरसाइज पार्ट पे जाओगे, जा भी सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरी बात मानोगे
तो पहले एग्जाम्पल्स को सॉल्व करके कॉन्फिडेंस गेन करो, बिना देखे एग्जाम्पल्स को देखो, अपने खुद सॉल्व करो, जब नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल्स की सॉल्यूशन देखना, बट पहले खुद करो, कॉन्फिडेंस गेन करो। कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तब एक्सरसाइज पे बढ़ो और पूरा सॉल्व करना। बोर्ड के लिए बता रहा हूँ, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।